नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम कक्षा 12th अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं। आगामी 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और उससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर बात की जाए तो हमारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनमें अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम अपनी कक्षा 12th की अर्थशास्त्र का पेपर कैसे आने वाला है, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे, प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक प्रश्न रखता हूं, जिसमें हम देखते हैं अर्थशास्त्र के दो भाग। अर्थशास्त्र को सबसे पहले दो भागों में रेगनर फ्रिट्ज ने बांटा था 1933 में। रेगनर फ्रिट्ज ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी और समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटने वाले महोदय कौन है? रेगनर फ्रिट्ज। कब बांटा इन्होंने? 1933 में इसको टू पोर्शन में डिवाइड किया। फर्स्ट व्यष्टि, सेकंड समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात यहां आती है कि समष्टि अर्थशास्त्र को विधिवत रूप से किसने प्रतिपादित किया, या समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में व्यवस्थित रूप से अध्ययन किसने किया? तो वहां एक व्यक्ति का नाम आता है J.M. किन्स। J.M. किन्स वह व्यक्ति हैं जिन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बहुत अच्छी और व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया, जानकारी दी, सिद्धांत वगैरह नियम दिए। इनकी पुस्तक थी द जनरल थ्योरी। ये पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत किन्स ने कुछ सिद्धांत दिए, जिसमें आय पे रोजगार का सिद्धांत, और राजकोषीय नीति जैसे नीतियों के बारे में बताया गया है। समष्टि अर्थशास्त्र में इस योगदान के लिए J.M. किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का पिता या जनक किन्हें कहा जाता है? J.M. किन्स को कहा जाता है। हम अगर बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो ध्यान देना, व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी के माइक्रो से बना है, और अंग्रेजी का ये माइक्रो अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हुआ वह
अध्ययन जिसमें छोटी या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यहां ध्यान रहे, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो मतलब धन का अध्ययन, और इसके आगे अगर व्यष्टि लग गई तो व्यक्तिगत या छोटी आर्थिक, धन मतलब कि आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और समष्टि, समष्टि कौन से शब्द से निकला है? यह मैक्रोस से निकला है। किससे निकला है? मैक्रोस। और इसका अर्थ होता है बृहद या विशाल, बृहद या विशाल। और इसका पूरा अर्थ हुआ ज्ञान की वह शाखा या आर्थिक जगत की वह शाखा जिसमें संपूर्ण या बृहद आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। दोनों के बीच में अंतर यही है कि इसमें सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें बृहद इकाइयों का, समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति की मजदूरी का, एक वस्तु की कीमत का विश्लेषण किया जाता है, इसमें सामान्य कीमत स्तर का विश्लेषण किया जाता है, इसमें राष्ट्रीय आय का विश्लेषण किया जाता है, इसमें आय व रोजगार का सिद्धांत है, तो इसमें कीमत संयंत्र है। इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विश्लेषण है कीमत संयंत्र, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण है आय व रोजगार का सिद्धांत। ये सूक्ष्म, ये संकुचित होता है, छोटा होता है, और ये बृहद होता है, ये विशाल है अपने आप में। तो ये समष्टि और व्यष्टि के बीच अंतर आप कर सकते हो। पहले में अर्थ लिख लेना, उसके बाद यहां से कुछ और जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? वास्तविक अर्थशास्त्र का अर्थ होता है एक ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें क्या है जैसे तथ्यों का अध्ययन किया जाए। एक ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें क्या है जैसे तथ्यों का अध्ययन किया जाए, जैसे तथ्यों का अध्ययन किया जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? वास्तविक अर्थशास्त्र बोला जाता है। इस अर्थशास्त्र में हम हमारा सुझाव नहीं दे सकते, सुझाव नहीं दिया जाता, लेकिन हम इनके परिणामों का विश्लेषण कर सकते हैं, परिणामों का विश्लेषण कर सकते हैं। एक होता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, एक होता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, और एक है वास्तविक अर्थशास्त्र। दो अर्थशास्त्र आपके सामने हैं। इसके अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र की डेफिनेशन से रिलेटेड है उसमें वास्तविक अर्थशास्त्र आ जाएगा, अर्थशास्त्र हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया। इसके बाद अगर आपसे थोड़ा सा आगे ले चले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक इकाइयों से आप क्या समझते हैं, या आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध धन की प्राप्ति अथवा खर्च से होता है। ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध धन की प्राप्ति अथवा खर्च से हो, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं मूल रूप से 5 प्रकार की होती है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया उपभोग को माना जाता है। किसको माना जाता है? उपभोग को। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उपभोग से ही भूख लगेगी, तभी तो हम कुछ किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे। वस्तु का उत्पादन होगा तभी तो हम उसका क्रय विक्रय करेंगे, क्रय विक्रय करेंगे तभी तो हम उसका लेन देन यानी कि पैसों का वितरण, क्रय विक्रय करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तभी हम पैसों का वितरण करेंगे,
वितरण करने के बाद ही हम कुछ टैक्स वगैरह देंगे और तब जाकर के हम उस वस्तु का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आर्थिक क्रियाएं जो प्रारंभ होती है वो उपभोग से प्रारंभ होती है और घूम कर ये फिर से उपभोग पर ही आकर खत्म होती है। इसलिए यही कहा जाता है कि आर्थिक क्रियाओं का आदि मतलब कि प्रारंभ और अंत मतलब कि एंडिंग कहाँ होता है? उपभोग पर होता है। सर उपभोग क्या है? तो बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो आप वस्तुओं का प्रयोग करते हो बस वही उपभोग है। थोड़ा सा इसको अर्थशास्त्र की भाषा में लिखने की बात है। तो क्या है वो भाषा हम देखते हैं, तो सुनिएगा। उपभोग का मतलब क्या होता है? मनुष्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं को, भी आपको कुछ आवश्यकता है तो आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करोगे। जैसे अभी आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की आवश्यकता है और मैं इस आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे द्वारा बनाई गई इस कक्षा का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इस वीडियो का, इस लेक्चर का उपभोग कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है? उपभोग। तो फिर से मैं अपनी परिभाषा पर आता हूं। किसी व्यक्ति मानव द्वारा आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। अब हम उपभोग के अंतर्गत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार, जी हाँ, उपभोक्ता का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि कोई भी उपभोक्ता जब बाजार जाता है तो वे अगर एक वस्तु खरीदता है तो उससे पहले उसकी कीमत हर एक जगह से पूछता है और एक एक जगह से पूछने के बाद वो वस्तु उससे खरीदेगा जहां उसको कीमत कम लगेगी। तो सिंपल सा फंडा है उपभोक्ता का व्यवहार का कि उपभोक्ता हमेशा सस्ती वस्तु को खरीदना पसंद करता है, महंगी को नहीं। अतः वे अपनी आवश्यकताओं को अधिक देखेगा, अपनी उपयोगिता को अधिक देखेगा कम कीमत पर। तो यही उपभोक्ता का व्यवहार होता है। फिर उसके बाद सर आपने अभी अभी एक शब्द का प्रयोग किया, क्या? उपयोगिता। सर हमें इसको डिटेल से बताइए, उपयोगिता क्या होती है? तो मैं यहां लिख देता हूं उपयोगिता। जी, तो बच्चों उपयोगिता का मतलब सिंपल सा है कि कोई वस्तु आपके लिए कितनी उपयोगी है, वो उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। सर हमें ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा और बताइए डिटेल से, हम एग्जाम में इसको कैसे लिख सकते हैं? तो एग्जाम में लिखने की परिभाषा मैं आपको बताता हूं। आपको सिंपल सा ये लिखना है कि किसी भी वस्तु विशेष में, किसी भी वस्तु विशेष में आवश्यकताओं को, आपकी जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी वस्तु में आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति ही उस वस्तु की उपयोगिता कहलाएगी। सपोज करो आपको 4 घंटे का सफर करना है। कितने घंटे का सफर करना है? 4 घंटे का। आप अपना एक पावर बैंक साथ में लेकर के चलते हैं, तो बताओ वो पावर बैंक आपके लिए कितना उपयोगी है? वो पावर बैंक आपका उतना ही उपयोगी है जितनी उसकी क्षमता है। आपकी आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है, आप चाहते हो कि 4 घंटे तक आपका फोन चार्ज रहे, लेकिन उस पावर बैंक द्वारा आपका फोन 2 घंटे ही चार्ज रहेगा। तो आपकी आवश्यकता तो 4 घंटे की है, लेकिन वो पावर बैंक आपकी आवश्यकताओं को कितना संतुष्ट कर रहा है? 2 घंटे। तो आपके लिए उसकी उपयोगिता कितनी हुई? 2 घंटे की। क्यों? क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने की शक्ति इस पावर बैंक में कितनी है? 2 घंटे की। तो आपके लिए उस पावर बैंक की उपयोगिता भी क्या होगी?
2 घंटे की होगी। अब यहाँ ये ध्यान देना कि वो पावर बैंक आपको 300 रुपए में मिल रहा है और एक वैसा ही पावर बैंक आपको 300 रुपए में मिल रहा है, लेकिन उसकी उपयोगिता जो है वो 3 घंटे की है, तो आप 2 घंटे वाले की बजाय 3 घंटे वाला पावर बैंक खरीदोगे। यही क्या होता है, उपभोक्ता का व्यवहार होता है। तो मेरे ख्याल से आपको उपयोगिता के बारे में समझ आ गया होगा। तो उपयोगिता को हम यूटिल्स नामक पैमाने में मापते हैं, जिसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो यूटिल्स का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उपयोगिता को किस में मापा जाता है, यूटिल्स नामक पैमाने में, यूटिल्स नामक पैमाने में। अब यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या हम उपयोगिता को माप सकते हैं, क्या उपयोगिता का कोई विश्लेषण किया गया है? तो हाँ बच्चों, आपके कोर्स में उपयोगिता से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, जिसके अंतर्गत उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि उपयोगिता की 2 विश्लेषण है। एक विश्लेषण ये कहता है कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है, मतलब गणनावाचक विश्लेषण, और एक विश्लेषण ये कहता है कि उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती लेकिन उसे क्रम में रखा जा सकता है, तो वो क्रमवाचक विश्लेषण। कहने का मतलब यही है कि 2 व्यक्ति हुए, एक हुए प्रोफेसर मार्शल जी, मार्शल महोदय, एल्फ्रेड मार्शल, और एक हुए हिग्स और एलन। ये दोनों अलग अलग हैं, हिग्स और एलन। इन्होंने अपने अपने विचार दिए, लेकिन उन्होंने विचार कंबाइंड रूप से एक ही दिया, क्रमवाचक का। मार्शल महोदय कहते हैं कि किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को हम माप सकते हैं। सर माप कैसे सकते हैं? मतलब ये मार्शल महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार हम दूध को लीटर में, शक्कर को किलोग्राम में मापते हैं, ठीक वैसे ही हम उपयोगिता को माप सकते हैं। और मापने की इकाई इन्होंने दी, क्या दी? यूटिल्स। मार्शल कहते हैं हम किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को यूटिल्स नामक पैमाने में माप सकते हैं, मतलब ये उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। और जैसे लीटर में मापते हैं तो लीटर में कौन कौन से माप चलते हैं? लीटर हुआ, मिलीलीटर हुआ, है ना? तो ठीक उसी प्रकार मार्शल ने उपयोगिता को किस में मापा? यूटिल्स में। और इन्होंने कहा कि उपयोगिता जो है 3 प्रकार की, इसी उपयोगिता के 2 माप प्रचलित है। 2 माप कौन कौन से हैं? एक तो कुल उपयोगिता, जिसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं, और एक है सीमांत उपयोगिता, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। मार्शल महोदय कहते हैं कि किसी वस्तु का जब कोई उपभोक्ता उपभोग करता है तो उस वस्तु की प्रत्येक इकाई का प्रयोग करने पर उस उपभोक्ता को हर एक इकाई से कुछ ना कुछ मानसिक, कुछ ना कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है। उस संतुष्टि को जब जोड़ा जाता है, जैसे मैंने किसी वस्तु की, जैसे कि चपाती है, मैं खाना खाने बैठा, चपाती की इकाइयां मैंने प्रयोग ली, और प्रयोग करते हुए जब चपाती की पहली इकाई मैंने प्रयोग करी तो मुझे कुछ संतुष्टि प्राप्त हुई। उस संतुष्टि को यूटिल्स में मापते हैं, तो सपोज किया मैंने 10 यूटिल्स मुझे प्राप्त हुई। उसके बाद थोड़ी भूख मेरी शांत हो गई, और अगली चपाती जब मैंने खाई तो उससे मुझे 9 यूटिल्स प्राप्त हुई। फिर तीसरी से 8 यूटिल्स प्राप्त हुई। तो ऐसे करके मैंने 3 चपाती का प्रयोग किया। 3 चपाती से मुझे अलग अलग उपयोगिता मिली। अब यदि मैं इन तीनों को जोड़ लूं तो क्या हो जाएगी? 10, 9, 19 और 8, 27। तो ये 27 यूटिल्स हो जाएगी, और ये मेरी क्या कहलाएगी? कुल उपयोगिता कहलाएगी। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ पहली इकाई पर, क्वांटिटी की पहली इकाई पर मेरी कुल उपयोगिता कितनी थी? तो पहली इकाई पर तो 10 यूटिल्स थी, तो मैंने लिख दिया 10 यूटिल्स। फिर मैंने पूछा दूसरी इकाई पर कुल उपयोगिता कितनी थी? तो इसमें आपको दोनों इकाइयों को जोड़ देना है।
दोनों इकाइयों का मतलब पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता प्लस दूसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता 10 और 9 19, यहाँ 19 यूटिल्स आ जाएगा। फिर तीसरी इकाई से पूछा आपसे, तो तीसरी इकाई पर तीनों इकाइयों की उपयोगिता जोड़ लो, 10 9 19 और 8 27 यूटिल। तो इस तरह से ये आपकी क्या हो जाएगी, कुल उपयोगिता। अब आपसे पूछा जाता है कि सर सीमांत उपयोगिता कैसे निकालें, तो बच्चों सीधा सा है, सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो रहा है एक इकाई के परिवर्तन पर, तो वही सीमांत उपयोगिता होती है। जैसे कि पहले 10 यूटिल से, फिर देखो 10 से 19 आ गया तो 9 का अंतर आया, तो 9 यूटिल्स दूसरी इकाई से, फिर 19 से 27 हो गई, तो कितने बढ़े इसमें 8 यूटिल्स उपयोगिता बढ़ी, तो ये आपकी क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता। देखिए बच्चों, आप ये सारणी अगर ढंग से देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये सीमांत उपयोगिता जो है पहले 10 फिर 9 फिर 8 इस तरह से धीरे धीरे ये नीचे जाती है। कब जाती है, जब आप वस्तु की प्रयोग में ली जाने वाली वस्तु की इकाइयों को क्रमिक रूप से बढ़ाते हो। क्रमिक रूप मतलब 1 के बाद 2 2 के बाद 3। जैसे जैसे आपने वस्तु की इकाइयों में वृद्धि की, ठीक वैसे वैसे आप देखोगे सीमांत उपयोगिता भी कम होती जा रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप किसी एक वस्तु का प्रयोग करते हो तो उसकी स्थानापन्न वस्तु आपको नहीं मिलती और उस वस्तु के प्रयोग